हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास का सिविक्स का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चुनावी राजनीति। तो मैं फिर से कहूँगी बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें बच्चों। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम और मेहनत करके वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब पाठ में चलते हैं। तो चुनावी राजनीति, ये चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि चुनाव यानी कि हम लोग जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव तो खैर हम जनता नहीं करती है। तो राजनीति के द्वारा किस तरह से राजनीति में चुनाव किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि चुनाव क्या है या चुनाव किसे कहते हैं या चुनाव का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। यह प्रक्रिया जिससे नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, चुनाव कहलाती है। चुनाव में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका रहता है? जनता का ही रहता है। जनता ही जिसे चाहे उसे चुनाव करके गद्दी पर बैठा सकती है। और अगर जनता को वो नेता पसंद नहीं आते हैं तो 5 साल बाद उन्हें वो बदल भी सकते हैं। तो चुनाव इसे कहते हैं हम लोग, समझ गए कि लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। यही प्रक्रिया है जिससे कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इसे चुनाव कहते हैं। और ये प्रायः 5 साल में चुनाव किए जाते हैं। तो आइए हम लोग अब चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। परिचय है बच्चों। यहाँ अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी। दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा कि लोकतंत्र में कैसे सरकार बनती है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये सब हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक क्या है। लोकतांत्रिक कहते हैं जो जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार, जिसमें जनता मत देकर वोट देकर चुनते हैं, उसको लोकतांत्रिक कहते हैं। और गैर लोकतांत्रिक कहते हैं जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि राजा का शासन शासकों के द्वारा जो चलाया जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे कि भारत में चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। और एक बात बताएं बच्चों, हमारे देश में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होती है, हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव करके सरकार चुनते हैं। क्योंकि हम लोग सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम लोग सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं और उनकी संख्या के अनुसार
प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो अब भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उसे कहते हैं, अभी भी कुछ देशों में है लेकिन ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष चुनाव ही होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव अभी भी है जहाँ पे लोग एक जगह खड़े होकर और सीधे जिनको चुनना होता है उनको मत देते हैं। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नज़र डालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि चुनाव क्यों आवश्यक है, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तो एक हरियाणा के विधानसभा का वर्णन है बच्चों, हम लोग इतना नहीं देखेंगे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि चुनाव क्यों आवश्यक है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। चुनाव के माध्यम से ही हम सरकार को अवसर देते हैं कि वो देश के लिए अच्छे ढंग से काम कर सके। और दूसरा, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का भी अवसर देता है। तो समझ में आया रहा होगा बच्चों आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये तो हरियाणा का चुनाव क्षेत्र के बारे में पूरा वर्णन है कि किस तरह से वहाँ चुनाव कराए गए थे। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको सरसरी नज़र से देख लेते हैं। यह हरियाणा के 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की कटिंग है बच्चों। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की सरकार चल रही थी। तब विपक्ष के एक नेता थे चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज को माफ़ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार का पहला काम होगा। तो जब भी चुनाव आता है बच्चों, तो आप लोग देखते होंगे कि सभी सरकार अपने अपने कुछ दावे करते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम रोड बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कराएंगे या स्कूल कॉलेज खोलेंगे। बहुत सारी मतलब एजेंडे होते हैं जो सरकार चुनाव जीतने के लिए हथकंडे को अपनाते हैं। तो उसी तरह से देवीलाल ने भी कहा था कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज जो हैं वो उन्हें माफ़ कर देंगे। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, इसके पहले वाले सरकार से। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीट पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिल गई, उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी और इसके पहले देवीलाल के पहले वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। और ये एक बात तो तय है बच्चों की, सबसे ज़्यादा अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार ही यहाँ शासन की है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। और जब भी कोई पार्टी जीतती है और जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो जो फैसला लेते हैं वो मान्य होता है, उसी तरह से राज्य सरकार में विधायक की भूमिका होती है बच्चों।
राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट से विधानसभा का चुनाव उन्होंने ही जीता था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। जो उनका चुनावी एजेंडा था उसे उन्होंने पूरा किया। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। अगला जब चुनाव हुआ, लेकिन इतना करने के बाद भी अगला चुनाव जब हुआ तो 1991 में हुए थे। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। लोगों के पास, जनता के पास तो बहुत सारी समस्याएं होती है, तो सारी समस्याओं को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है बच्चों। तब क्या होता है, जनता जो है वो फिर दूसरी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। तो यही हुआ यहाँ भी। फिर अगला चुनाव में देवीलाल को बहुमत नहीं मिला, फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई वहाँ। चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो चुनाव की ज़रूरत तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि चुनाव की ज़रूरत तो इसलिए भी पड़ती है, अगर चुनाव नहीं होगा तब तो फिर राजतंत्र आ जाएगा। एक ही पार्टी के सरकार रहेगी और वो फिर मनमाने ढंग से काम करती रहेगी और उन्हें फिर कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। अगर जो सरकार जनता के अनुसार काम कर रही हो या जनता उनसे प्रसन्न है, तो फिर से 5 साल के बाद फिर से उन्हें मौका देते हैं जनता। और अगर सरकार पसंद नहीं है या सरकार के कामकाज पसंद नहीं है जनता को, तो 5 साल के बाद उन्हें गद्दी से उतार देंगे, यानी कि दूसरी पार्टी को मौका देंगे। ये मैं साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोगों को बताई हूँ। अब आइए देखते हैं चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। हमने अध्याय 1 में उल्लेख किया था कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 2 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। और हमारा भारत देश तो बहुत ही बड़ा है, 135 करोड़ जनता की आबादी हो गई है और यहाँ तो भिन्न भिन्न जाति, धर्म और भिन्न भाषा वाले लोग रहते हैं। तो उनको लेकर चलना और मिल बैठकर बात करके किसी क्या बोलेंगे उसको, हाँ, किसी भी संकट के समय हो या देश के हित का निर्णय लेना हो तो उसे करना संभव नहीं होगा। इसलिए चुनाव हमारे देश में अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश एक तो लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देशों में हर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लें। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? जब तक चुनाव नहीं होंगे तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि
जिस प्रतिनिधि को हमने चुनकर भेजा है वो जनता को पसंद है या नहीं, लोगों की इच्छा के अनुरूप ही वो शासन कर रहा है या नहीं। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद हो ना हो वे अपने पद पर बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, यानी हर 5 वर्ष में चुनाव आवश्यक होता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए चुनाव कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। कैसे हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। पहले हम लोग इसको जानने के लिए यह जान लें कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। तो आधुनिक राज्यों में प्रायः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में मतदाता एक निश्चित काल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो सरकार को चलाते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव आवश्यक होते हैं। चुनाव प्रायः दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, परंतु कई उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ते हैं, जिसे निर्दलीय कहा जाता है। चुनावों में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह क्या करता है, वह सरकार का गठन करता है और शासन का बागडोर जो है वो संभालता है। तो समझ में आ गया बच्चों कि चुनाव का महत्व क्या है, क्यों चुनाव कराए जाते हैं। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह का चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 2 में इस पर सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक की याद करें जो दूसरा चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे, और याद करें। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को अपना मत देने का अधिकार हो। दूसरा पॉइंट, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ नहीं हो, जैसे कि चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, वैसी व्यवस्था नहीं हो, बल्कि और भी विकल्प हो। जैसे भारत में अनेक पार्टियां हैं, भारतीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी तो और भी छोटी मोटी बहुत सारी पार्टियां हो गई है। तो विकल्प होना चाहिए कि अगर हम उस सरकार से खुश नहीं हैं तो हम दूसरी सरकार को, दूसरे उम्मीदवार को चुनें। तीसरा पॉइंट, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाए, और जैसे कि हमारे देश में हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। चौथा पॉइंट, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। 5वां पॉइंट, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग
सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकते। तो ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जाता है या नहीं। क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? राजनीति में जो प्रतिद्वंदिता आ गई है, क्या वो अच्छी है देश हित के लिए? तो दोनों ही बात हो सकती है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तब तो फिर बार बार एक ही सरकार बनती रहेगी, लेकिन जाति धर्म को लेकर प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को पाठ समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव जो है वो बेईमानी हो जाएगी। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी तो फिर चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखाई देते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। एक ही घर में एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी को पसंद करते हैं और वोट डालते हैं। तो ये भी हो जाता है। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। ये सरकार सिर्फ जाति धर्म को बढ़ावा दे रही है, या अपने लोगों को उठा रही है, या सिर्फ बड़े व्यापारियों को सहयोग कर रही है। तो बहुत सारे, जैसे कि अभी मोदी जी पर लग रहा है आरोप कि ये सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है, ये सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के लोगों को ही या कंपनियों को ही सहायता प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे लोग इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप के कारण चुनाव में खड़ा होना नहीं चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है। ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के सामने आगे बढ़ने की, अपनी कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। काम करें या ना करें, कुर्सी बड़ी चाहिए और अधिकार चाहिए। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या
अस्थायी स्थितियों से मेल नहीं बैठता हो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे करेंगे? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि वो और भी मन से काम करें, या ऐसा नहीं करने वाले को, जो गलत काम करते हैं, उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करेगा? इसका सीधा सा जवाब है कि जनता करेगी। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। अगर वे जनता के नज़रों में खरे नहीं उतरे तो वो फिर अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो और उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो ग्राहक क्या करेंगे? दूसरी दुकान पर जाएंगे। इसी तरह से राजनीति में भी होता है। अगर लोगों को सरकार पसंद नहीं आएगी तो 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता उस सरकार को वोट नहीं देगी। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? अब हम लोग देखेंगे कि चुनाव की प्रणाली क्या है। तो इसे हम लोग शॉर्ट में समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। चैप्टर से के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। पहला है, भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली मौजूद है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसके कारण समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। भारत में अपनाई गई चुनाव प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं भी है। पहला है व्यक्ति मताधिकार, यानी कि भारत में चुनाव व्यक्ति मताधिकार यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है। बिना जाति, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के भेदभाव के बिना वो मतदान कर सकते हैं। वो स्त्री हो या पुरुष हो या अमीर हो या गरीब हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वोट डालने का सबको अधिकार दिया गया है भारत में। संयुक्त निर्वाचन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रहने वाली विभिन्न जातियों के सदस्यों में फूट डालने के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। अब एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, चाहे वह किसी भी जाति धर्म को हो से संबंध रखते हों, अपना एक ही प्रतिनिधि चुनते हैं। अगला है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय समस्त देश को या उस राज्य को जिसमें चुनाव होना है लगभग बराबर जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है, भारत में गुप्त मतदान होते हैं, यानी आप जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट डाल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस पार्टी को वोट डाला है। चुनाव गुप्त मतदान रीति से होता है। स्वयं मतदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चल सकता कि उस व्यक्ति ने किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दिया है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं।
लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं तथा पंचायतों आदि के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। चुनाव याचिका। यदि कोई उम्मीदवार या मतदाता किसी चुनाव से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में उस चुनाव के विरुद्ध अपनी याचिका भी दर्ज करा सकता है। मान लीजिए उसे लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है तो वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय में उस चुनाव के विरुद्ध अपनी याचिका भेज सकता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए भारत में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद, राज्यों के विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि चुनाव की हमारी क्या प्रणाली है। अच्छा, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात रह गया है बच्चों। यहाँ हम लोग देखेंगे कि चुनाव क्षेत्र, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हरियाणा का कि किस तरह से वहाँ 90 विधायकों ने वोट दिया और देवीलाल चुने गए। अब देखते हैं हम लोग अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, क्योंकि भारत देश बहुत ही बड़ा है तो अनेक क्षेत्रों में इसे बांट दिया गया है चुनाव के उद्देश्य से। इन्हें क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है बच्चों। तो आइए समझते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है। लोकतंत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का बहुत महत्व है। इस उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए निर्वाचन आयोग के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका मतलब है कि वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति पे उंगली उठा रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग के सदस्य जो होते हैं वो बहुत ही विश्वासी होते हैं। तो समझ में आ गया है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि बताएं कि कुछ सीटें हमारे देश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व रखी गई है ताकि उन्हें भी आगे आने का मौका मिले और वो अपने समूह के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। किसके लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मतदाता सूची। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।